हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 2। चूँकि आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 2 ही पूरा, आगे जितनी पूरी बुक है सिर्फ वो चैप्टर नंबर 2 ही है, उसी को अलग अलग टाइप से बांट रखा है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसका आज ये क्या है, तीसरा पार्ट है। क्या है? तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हमको पढ़ना है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और इसको हम लोग MI, ये मोबाइल नहीं है MI का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, शॉर्ट फॉर्म है MI, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और इसी को हार्ट अटैक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। ठीक, अब क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन? अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, अगर आपने एंजाइना पेक्टोरिस को पढ़ा होगा तो ये समझना आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। समझ लीजिए जितना आपको एंजाइना पेक्टोरिस हुआ था उससे आगे का जो स्टेप होता है वो होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या हो रहा था कि जो ब्लड की सप्लाई है हमारे हार्ट के मसल्स तक, वो नहीं हो पाता है उसमें। समझ में आ रही बात? यानी हमारे हार्ट के मसल्स को डिमांड ज़्यादा है किसकी? ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन किसके थ्रू आएगा? वो ब्लड के थ्रू आएगा। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि ब्लड की सप्लाई वहाँ तक नहीं हो पा रही है। तब क्या होता है, आदमी के जो मसल्स हैं वो क्या अपना ATP वगैरह नहीं बना पाते, एनर्जी नहीं बन पाती वहाँ पे, फिर उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। और अगर वही मतलब कंडीशन, यानी कि उसको ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई वहाँ पे नहीं हो पा रही और बहुत देर तक वो कंडीशन रहे, समझ में आ रही बात, बहुत देर तक वो कंडीशन बनी रहे, तो फिर क्या होता है, वो जो वहाँ पे सेल हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो डेफिनेशन देखते हैं अब हम लोग। इसकी डेफिनेशन क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंडीशन इन विच ब्लड सप्लाई डिक्रीज और स्टॉप्स टू द हार्ट मसल्स। तो क्या होता है मायोकार्डियल? ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है या तो बिल्कुल रुक जाती है। कहाँ? हार्ट मसल्स तक। यानी हार्ट मसल्स को क्या है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो उसको काम, जो एनर्जी उसका है सारी एनर्जी खत्म हो गई, तो फिर क्या होगा, वो सेल क्या होंगे, मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी, डाइड हो जाएंगे वो। एंड अकर्स डेथ ऑफ द कार्डियक टिश्यू, और फिर जो कार्डियक टिश्यू है, कार्डियक मसल्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है, डेथ अकर हो जाती है। ठीक, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसलिए कि मायोकार्डियल की भी थोड़ी सी मतलब क्लासिफिकेशन है, 2 टाइप्स के हैं, तो वो इनको जब ध्यान में रखेंगे आप तो आपको समझना आसान होगा। तो सबसे ये मान लीजिए हार्ट की जो हमारी मसल्स होती है वो 3 लेयर में, मतलब हम लोग अगर मोटा मोटा देखें तो 3 लेयर में हम लोग उसको बांटते हैं। सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग एपिकार्डियम। सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। और उसके बाद जो बीच वाली लेयर होती है, ये आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। और सबसे जो अंदर वाली, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो याद करना आसान है, हम लोग बोलते हैं अंदर, तो उससे कह दीजिए एंडोकार्डियम, और उसके बाद मायोकार्डियम, और सबसे बाहर वाली क्या है, एपिकार्डियम। अब इसमें क्या कहते हैं, हमारे हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, तो वो स्पेशली जो मोटे मोटे होते हैं वो इन्हीं में होते हैं। ठीक है, यहीं पे होते हैं। आपने देखा होगा हार्ट से ऊपर, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा तो ये ऊपर दिख रहा है ना मोटे मोटे से, ये तो ये इसी वाले में होते हैं, किसमें, एपिकार्डियम में। किसमें होते हैं, एपिकार्डियम में। फिर वहाँ से पतले पतले निकल के वो क्या करते हैं, ब्लड को सप्लाई करते हैं पूरे इसके मसल्स के अंदर। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो 2 टाइप के मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। एक होता है ट्रांसम्यूरल MI। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑल 3 लेयर्स ऑफ हार्ट मसल्स आर अफेक्टेड। आपने देखा ना 3 लेयर हैं जो उसके मसल्स के, कार्डियक मसल्स के 3 लेयर हैं, तो वो तीनों इफेक्टेड हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है, इस्केमिक नेक्रोसिस होता है। क्या होता है, इस्केमिक नेक्रोसिस। इस्केमिया आपने सुना होगा। इस्केमिया का मतलब होता है कि ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, और ब्लड की सप्लाई में क्या है, न्यूट्रिशन भी रुक जाता है, फिर ऑक्सीजन भी रुक जाता है, और यहाँ पे जो वेस्ट वगैरह बना है, जैसे मान लीजिए O2 है और भी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको वापस ले जाना है तो वो भी रुक जाता है। तो ये सारी कंडीशन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इस्केमिया। तो इस्केमिया की वजह से फिर क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि डेथ हो जाना, जो वहाँ पे मसल्स हैं उनका डेथ हो जाता है, उसको हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, इस्केमिया हो गया, नेक्रोसिस हो गया, तो इसको याद रखना चाहिए। 1 नंबर के क्वेश्चन ऐसे यहीं से बनते हैं ज़्यादातर। ठीक,
अब उसमें कौन कौन से, तो जैसे कि आपने पढ़ा कि एंडोकार्डियम जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ऐसे ही मायोकार्डियम और क्या मिडिल लेयर जो है, और फिर एपिकार्डियम जो सबसे के आउटर लेयर है। तो तीनों क्या होते हैं, ये अफेक्टेड होते हैं और तीनों की डेथ होती है, तीनों के मसल्स की वहाँ पे जो सेल हैं। अब दूसरा जो है वो क्या, नॉन ट्रांसम्यूरल एमआई। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इस्केमिक नेक्रोसिस अफेक्टेड एरिया इज लिमिटेड। तो इस्केमिक नेक्रोसिस आप समझ चुके हैं, यानी इस्केमिया की वजह से डेथ होने वाले सेल या मसल्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस वाले में क्या होता है कि इस्केमिया की वजह से डेथ होने वाले सेल या मसल्स की जो एरिया है वो क्या होता है, वो लिमिटेड होता है। समझ में आ रही बात, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। कहाँ तक, टू द एंडोकार्डियम, यानी सिर्फ जो एंडोकार्डियम है हमारा, सिर्फ जो एंडोकार्डियम है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। जैसे कि आप इसमें देखिए कि ये आपका जो नीचे वाला है ये क्या, एंडोकार्डियम है। तो ये कह रहे हैं कि जो नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसमें तीनों लेयर जो हैं वो अफेक्टेड नहीं होते हैं, या तो सिर्फ एंडोकार्डियम लेयर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, एंडोकार्डियम अफेक्टेड होता है, या तो फिर क्या होता है उसमें मायोकार्डियम, यानी एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम दोनों अफेक्टेड हो जाते हैं। समझ में आ रही बात कि जो दूसरी टाइप का मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसमें या तो सिर्फ क्या है, एंडोकार्डियम यानी जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो अफेक्टेड होगी, या तो फिर ये अंदर वाली और ये मायोकार्डियम, ये दोनों लेयर अफेक्टेड होते हैं, और तीसरी वाली लेयर जो है, जो एपिकार्डियम है, वो अफेक्टेड नहीं होता है। इसकी वजह कैसे कि यहाँ से ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो पहले यहाँ तक आ रहा है, तो पहले यहीं का तो ब्लड खत्म होगा, फिर यहाँ का खत्म होगा, फिर यहाँ का खत्म होता है। तो इसलिए इस तरीके से है कि ये दोनों अफेक्टेड हो जाते हैं और ये वाला बच जाता है कभी कभार। तो उसको हम लोग सेकेंड टाइप का मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, यानी क्या कॉजेज हैं, तो आपने जो कॉजेज पढ़े थे ना एंजाइना पेक्टोरिस के, सेम वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक। तो इसमें जो है इट इज द कॉमनली कॉज्ड बाय द रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। जो मेन रीजन होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का वो क्या है, रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक इन कोरोनरी आर्टरीज। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, मान लीजिए ये आपकी कोरोनरी आर्टरीज है, इसमें क्या हो गया, कोई प्लेक बन गया, ठीक। और ये प्लेक जब रप्चर होता है तो यहाँ से क्या होता है, प्लेटलेट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनका एग्रीगेशन होता है प्लेटलेट्स का, ठीक। या तो फिर इसमें जो फैट भरा हुआ है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ये पूरे को जाम कर देता है, या तो फिर जाम तो नहीं करता है, यहाँ पे वो क्या करता है, इधर जो छोटी छोटी नसें हैं उसमें यहाँ से टूटता है ये और आके इसमें बैठ जाता है, यहाँ से ये फैट जो निकला हुआ है टूटा आके इसमें बैठ गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जाम कर देते हैं बिल्कुल पूरे रास्ते को, ठीक है। तो वो वही है रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। ये जो प्लेक है जब रप्चर होता है तब ये दिक्कत क्या होता है, आती है। तो सबसे मेन रीजन क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, ठीक। अब कुछ अलग दूसरे रीजन भी हैं, तो वो क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी उस कोरोनरी आर्टरी में कोई दिक्कत हो गई, वहाँ से क्या कट गया, सारा ब्लड वहाँ पहुँच नहीं पा रहा, बीच में कहीं और चला जा रहा है। ऐसे ही क्या है, प्लेक इन कोरोनरी आर्टरीज, तो वो तो उसके अंदर भी आ जाएगा, ठीक। और क्या, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, जो कोरोनरी आर्टरीज है वो क्या नैरो हो गए, तो वो भी इसमें आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से मान लीजिए कि उसमें लिपिड की पूरी लेयर बन गई, या तो फिर कंस्ट्रिक्शन हो गया, रास्ता पतला हो गया, नैरो हो गया, तब भी क्या दिक्कत आ सकती है। या तो फिर उसमें क्या हो गया, स्पाज्म आ गया, स्पाज्म मतलब उसमें ऐंठन आ गया, तब भी क्या हो जाएगा, ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही क्या, इस्केमिया, इस्केमिया मतलब ये कि जो न्यूट्रिशन है या ऑक्सीजन है और वहाँ से वेस्ट का वापस लेके जाना, ये तीनों चीज़ें उसमें बंद हो जा रही हैं, तो भी ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें यही सूरत है कि ब्लड ना पहुँचेगा तो इस्केमिया होगा, ठीक। या तो ये कि ब्लड खराब हो गया पूरा, वो काम नहीं कर पा रहा, अपना खाली पानी जा रहा वहाँ पे, तब भी दिक्कत आ सकती है। ऐसी हाइपोक्सिया की वजह से भी क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। हाइपोक्सिया कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ब्लड नहीं जा रहा तभी होगा, ब्लड जा रहा होगा लेकिन क्या है वो ऑक्सीजन को लेके नहीं जा रहा होगा बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेके जा रहा है। अब ये याद रखिएगा, अगर मान लीजिए इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो हमारे जो मतलब लंग्स वगैरह है ना, जब वहाँ पे ये दोनों जाते हैं तो जो हमारे ब्लड है जिसमें हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके चला जाएगा। समझ में आ रही बात,
वहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ देगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो जल्दी क्या करता है, रिएक्शन करता है और अपने साथ उसको मिला के फिर वो पूरी बॉडी में क्या करता है, पहुँचाना शुरू कर देता है। तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो एटीपी नहीं बन पाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी में क्या है, एटीपी नहीं बनता है, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होता है, एटीपी बनता है। तो इस तरीके से भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही क्या सातवां क्या, इंक्रीज आफ्टर लोड एंड डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। यहाँ पे ऑक्सीजन करिए O2, ठीक। क्या कह रहे हैं, इंक्रीज आफ्टर लोड एंड डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, कि आफ्टर लोड तो बढ़ जा रहा है, यानी ये कि ब्लड को हमारे हार्ट को क्या है, बहुत ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत पड़ रही है। आगे क्या है, उसकी ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है। समझ में आ रही बात, यानी ब्लड सप्लाई करने की ज़रूरत ज़्यादा है और ऑक्सीजन की क्या है, पूर्ति हो नहीं पा रही है। ब्लड सप्लाई तो ज़्यादा हो रहा है, हार्ट को क्या बहुत तेज़ी से पंप करने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन हार्ट को क्या एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है कि वो ज़्यादा अपना काम कर सके, तब भी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो आपने एंजाइना पेक्टोरिस का पैथोजेनेसिस पढ़ा है, अगर वो याद हो तो उसी को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, सेम वैसा ही है। सिर्फ उसमें क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस में दर्द होना शुरू होता है तो आदमी दवा वगैरह खा लेता है। अगर वही दर्द ज़्यादा देर तक रहे और फिर आदमी का इलाज ना हो पाए और ब्लड की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए तो अगला स्टेप क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। एंजाइना जो आपने पूरा फ्लो चार्ट बनाया था ना, मान लीजिए उसमें आपने बनाया था इस्केमिया हो गया, फिर उसके बाद आपने बनाया था उसमें हाइपोक्सिया, ठीक। उसके बाद क्या था, एंजाइना, मान लीजिए क्या था, एंजाइना। तो उसके आगे आप क्या करेंगे, उसके आगे आप लिख दीजिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो ये आपका पैथोजेनेसिस हो जाएगा, ठीक। अब क्या पढ़ना आपको, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मुझे लग रहा है कि जब हम लोग एंजाइना पढ़ रहे थे तो उसमें क्या ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन छूट गया था, तो जो यहाँ पे ना सेम उसमें भी आप डाल दीजिएगा, कोई फर्क नहीं है, ठीक। तो वो क्या है, सडन चेस्ट पेन, यानी सीने में क्या होगा, बहुत तेज एकदम से दर्द होना शुरू हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में आदमी को क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, छोटा छोटा सांस लेगा वो, ठीक। और क्या होगा, एंजाइटी होगा, आदमी को थोड़ी सी घबराहट होगी। नोजिया यानी मतली जैसा होगा, उल्टी जैसा होगा, फिर हो सकता है उल्टी भी हो जाए। और क्या होगा, पसीना आएगा, उसको स्वेटिंग होगा। अब इसके इलाज क्या हैं, तो जो उसमें इलाज आपने पढ़ा था ना, सेम वही इलाज है, कोई फर्क नहीं ज़्यादा, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है ये। तो वो क्या है, टू स्टॉप स्मोकिंग, यानी आदमी क्या है, स्मोकिंग छोड़ दे। अब देख रहे हैं हर जगह हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियां सब में स्मोकिंग है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने आप को बचाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचाएं कि वो स्मोकिंग ना करें, वरना उनको हार्ट की दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही क्या है, आपको डाइट पे फोकस करना है, यानी वो डाइट जिसमें फैट ज़्यादा है, यानी सैचुरेटेड फैट जिसमें ज़्यादा है, उससे हमको क्या बचना है। जैसे मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, तो इसमें ज़्यादा होता है, इससे बचना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। और इंक्रीज़ को उसको करना है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं या अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं उसको अपने डाइट में बढ़ाना है। जैसे क्या हो गया, ऑलिव ऑयल, जैसे कि जैतून का तेल हो गया, ऐसे ही कैनोला ऑयल हो गया, ऐसे ही आमंड्स बादाम खाए आदमी, ऐसे ही मछली में भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि अच्छा होता है हमारे हार्ट के लिए, ठीक। तीसरा क्या है, टू कंट्रोल बॉडी वेट एंड ओबेसिटी, ठीक है। अपनी बॉडी वेट को भी मेंटेन करना है और मोटापा को भी क्या है, कंट्रोल करना है। ऐसे ही फिजिकल एक्टिविटी को भी करते रहना चाहिए आदमी को। नहीं तो मान लीजिए एकदम दिन भर बैठा, खा लिया और कुर्सी पे बैठ के गेम खेल रहा, मोबाइल देख रहा है, या तो क्या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, किताब लेके कुर्सी पे दिन भर बैठा रह रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो 20 मिनट 25 मिनट एक्सरसाइज करें, तब जाके वो क्या ठीक रहेंगे। वरना फिर जो हमारा लिपिड वगैरह है वो जमा होना शुरू हो जाता है आर्टरीज के अंदर। अब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, यानी दवा के ज़रिए से कैसे ठीक करेंगे। तो अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, यानी अटैक आ गया है, तो अब सबसे पहले ये कि आदमी फ़ौरन उसको ले आके हॉस्पिटल में ले जाए, हार्ट वाले जो डॉक्टर्स उनको दिखाए। तो वो लोग क्या करते हैं, द ब्लॉक्ड आर्टरी ऑफ हार्ट इज़ ट्रीटेड, तो उसका वो लोग क्या है, जो हमारे आर्टरीज या किसी को मतलब हार्ट अटैक आया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, ठीक, तो वो क्या करेंगे, अब आर्टरीज जो कि ब्लॉक हो चुके हैं उनको वो लोग क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू
ठीक करने की, खोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आर्टरी जब ब्लॉक हो गई है तो उसको वो लोग क्या करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। मान लीजिए किसी की कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई तो वो लोग क्या करते हैं, उसको खोल देते हैं। इस क्लिनिकल प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन विच ए कैथीटर इज इंसर्ट विद ए बैलून इनटू द आर्टरी। तो इसमें क्या होता है, कैथीटर, कैथीटर समझिए कि पाइप टाइप की कोई चीज़ है जो हमारे ब्लड वेसल्स जो है उनके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू क्या है, जहाँ पे हार्ट तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पे क्या है वो ब्लॉकेज है वहाँ तक उसको पहुँचाया जाता है। फिर उसके बाद एक बैलून होता है, छोटा सा गुब्बारा होता है, उसको वहाँ पे वो क्या करते हैं, फुला देते हैं। तो मान लीजिए ये आर्टरीज है, इसके अंदर गुब्बारे को फुलाते हैं तो ऐसे ही क्या होता है, मान लीजिए ये पिचक गया है, ऐसे दब गया है, या इसमें क्या है कुछ कोलेस्ट्रॉल ये लिक्विड वगैरह भर के इसको बंद कर दिए तो इसको ऐसे दबा देते हैं तो खुल जाता है। वो समझ में आ रहा है, ऐसे हमारे ऐसे हो गया तो जब गुब्बारा यहाँ पे फुलाया जाता है बीच में तो ऐसे खुल जाता है। उसके बाद फिर एक स्टेंट होता है, यानी एक लोहे की रिंग टाइप की चीज़ होती है, उसको क्या करते हैं वहाँ पे ला के प्लेस कर देते हैं तो वो ये ऐसे खुला का खुला रहता है। तो इस तरीके से एंजियोप्लास्टी होती है। अब वो इसमें लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब ये कि मान लीजिए किसी को एंजियोप्लास्टिक सर्जरी हो गई, ठीक, अब उसके बाद उतने पे ये नहीं कि अब ठीक हो गया हमेशा के लिए, अब उसको क्या दवा लेनी पड़ेगी कुछ। तो कौन सी दवाएं लेनी पड़ती हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं कि सारी दवाएं एक साथ लेगा, जिसकी ज़रूरत होती है डॉक्टर उसके हिसाब से उसको दवाएं बताते हैं। तो उसमें क्या होगा, ब्लड थिनर होता है। क्या होता है, ब्लड को जो पतला करके रखेगा, जैसे कि उसके लिए एग्जाम्पल क्या है, एस्पिरिन हो गया, ऐसे ही प्राडेक्सा हो गया। ठीक है, प्राडेक्सा। दूसरा क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देते हैं। ये क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कहीं क्लॉट वगैरह बन रहा है तो उसको ये डिजोल्व कर देते हैं। तो उसके एग्जाम्पल आपने कल भी पढ़ा था, क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज, और एक और पढ़ा था आपने प्रो यूरोकाइनेज। ठीक, क्या पढ़ा था आपने, तीसरा और भी पढ़ा था कल, प्रो यूरोकाइनेज। तीसरा क्या है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ये क्या करते हैं, तो ये दे प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट्स, तो नए क्लॉट्स नहीं बनने देते हैं। ठीक है, नया खून या जो प्लेटलेट्स हैं उनको जमने नहीं देते हैं ये। तो इनकी एक एग्जांपल क्या है ड्रग की, वो है क्लोपिडोग्रेल। उसकी एग्जांपल क्या है, क्लोपिडोग्रेल। ठीक, और क्या देते हैं, नाइट्रेट्स देते हैं। जैसे कि आपने कल भी पढ़ा था नाइट्रेट्स के बारे में, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, ये आपको याद रखना चाहिए दवाएं। तो ये तो कम से कम याद ही होना चाहिए आपको, क्या, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन। किसी को भी अगर सीने में तेज दर्द होता है तो सबसे पहले आपको ये दवा देनी चाहिए उनको। और क्या, बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल और कई सारे हैं। ऐसे ही क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसको हम लोग ACE बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब एंजियोटेंसिन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल जैसे रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लोसार्टन, वल्सार्टन। तो ये क्या हो गया, कुछ मतलब जो दवाएं हैं जो मतलब किसी को, ऐसे पेशेंट को जो हार्ट अटैक का पेशेंट है जिसकी सर्जरी हो चुकी है, उनको इनमें से दवाएं दी जाती रहती हैं। टाइम के हिसाब से डॉक्टर अपना सेट करते रहते हैं। तो ये था आपका जो टॉपिक था मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा हाइपरलिपिडेमिया। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।